बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक हल्फ बर्दारी की तकरीब जो कि मरियम नवाज ने जिसकी सदारत की, और ये तकरीब थी शेर जवान मूवमेंट के लिए लोगों को रिक्रूट करना, उनको तहरीक में शामिल करना, और फिर इस पे एड्रेस हुआ, तकरीर वगैरह की गई। इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अयाज सादिक का जो बयान, जिसके ऊपर पूरी कौम एहतजाज कर रही है, पूरी कौम उसके ऊपर रंजीदा है, और अफवाज पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उस बयान की वजह से बहुत ज़्यादा बददिली है। उस बयान को सराहा गया और कहा गया कि उस बयान में कोई गलती नहीं, कोई रेड लाइंस क्रॉस नहीं की गई, और हम उस बयान के साथ खड़े हैं। ये वही चीज़ थी जो कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि यह बयान अयाज सादिक का अपना नहीं है। अयाज सादिक ने यह बयान लिया है मियां नवाज शरीफ से। जो मियां नवाज शरीफ जिस तरह के साजिशी बातें करते रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ये बिल्कुल उसी की एक कंटिन्यूशन है। चुनाचे आपने देखा कि ना तो अयाज सादिक को इस पे कोई हजीमत हुई, ना कोई उनको इस पे महसूस हुआ कि उन्होंने क्या ज्यादती की है, और यही चीज आगे आपने पार्टी की आदत की तरफ से देख ली, जिससे जाहिर होता है कि नून लीग वही एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी, जहां वो अपने ही मुल्क की अफवाज जो कि दिफा कर रही हैं, जिनके दिफा की बदौलत ये कूदते फिरते नजर आते हैं, उनकी बेतौकीरी करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। किसकी खिदमत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को इनसे पूछना होगा। अब यहां पे इस हमायत के बाद और ये डिक्लेयर करने के बाद कि कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की जा रही, मरियम ने DGISPR पे भी तनकीद की और कहा कि जी उनको ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उससे यूं लगता है कि वो हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। बात यह है कि हुकूमत का मौकफ और अफवाज पाकिस्तान का मौकफ एक ही है। अफवाज पाकिस्तान या उनके जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं और वो उनका मौकफ अगर मिलता है हुकूमती मौकफ से, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हुकूमत की कोई नाजायज हमायत की जा रही है। असल चीज तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का दिफा जो आपने कमजोर किया, हम उसको दुरुस्त करने के चक्कर में हैं, और DGISPR का बयान या उनकी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बुनियादी तौर पे वही डैमेज कंट्रोल करने वाली एक कोशिश थी। लेकिन आप उसको जोड़ रहे हैं कि फवाद ने जो चौधरी फवाद ने जो बयान दिया अपने पार्लियामेंट में, जो उन्होंने बयान दिया नेशनल असेंबली में, उसकी मजम्मत क्यों नहीं की गई? वो बयान तो बाद में आया और मजम्मत उसकी भी उसी तरह की गई। लेकिन देखने की बात यह है कि दोनों बयानों का कॉन्टेक्स्ट और दोनों बयानों का इंपैक्ट बहुत मुख्तलिफ है। अयाज सादिक का बयान तो इतना शर्मनाक है कि उससे मुकाबले का बयान और कोई नहीं, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के बयानों से उसका मुकाबला किया जा सकता है, जहां उन्होंने बॉम्बे के वाक़े का अपने फौज के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, जहां उन्होंने पठानकोट के वाक़े का अपने फौज के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, अपने मुल्क को खुद ही मुर्द इल्जाम ठहराया। वो उनकी स्टेटमेंट्स दुश्मन ने इस्तेमाल की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस्तेमाल हुई। तो यहां पे फिर वही बात दोहराई गई कि आप वादा करें कि नवाज शरीफ का साथ देंगे, और यह भी कहा गया कि वोट को इज्जत दो। ये अवाम की समझ में अल्लाह जाने कब आएगा। और यही चीज जिसको मैं बार बार वजाहत भी करता हूं कि वोट को इज्जत उसने देनी है जिसको वोट दिया जाता है। जिसको वोट दिया आपने, अगर उसने आपसे वोट लेके एतमाद हासिल करके एक ओहदा ले लिया, और ओहदा लेने के बाद वो चोरी चकारी करता है, वो किसी की औरत अगवा कर लेता है, वो कोई भी जुर्म करता है जो पाकिस्तान के ताजीरात के तहत एक जुर्म है, तो फिर वो ये कहता है कि मुझे उस पर कोई ना पूछे, कोई सजा ना दे, क्योंकि मैंने वोट लिया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? जुर्म करने वाले को तो जुर्म की सजा मिलेगी, क्योंकि उसने
उस एतमाद को ठोस पहुंचाई जो वोट के जरिए उसको दिया गया था। सो ये अवाम को पूछना चाहिए कि वोट को इज्जत तो आपने देनी थी, वोट को बेतौकीर आपने किया, वोट को बेइज्जत आपने किया, कि आपको एतमाद में लेके हमने अपना भरोसा समझ आपके ऊपर रख के पाकिस्तान जैसी अपनी सबसे कीमती चीज आपके हवाले कर दी और आप उसी को लूटने शुरू हो गए। तो ये वो चीज है जो कि अवाम को समझनी चाहिए कि बेवकूफ ना बने इनके हाथों। वोट को इज्जत इन्होंने देनी थी, वो नहीं थी। अब ये दूसरों को मुतालबा करते फिरते हैं कि जी आप वोट को इज्जत दें, वो कह दें भाई दूसरा जो भी हुकूमत होगी या जो भी आपका मुल्क है वो तो आपको उस नजरिए से देखेगा कि अगर आपने 10 करोड़ वोट भी ले लिया है तो आपको ये हक कतन हासिल नहीं हुआ कि आप चोरी कर लें या किसी की औरत अगवा कर लें या किसी को कत्ल कर दें। ये तो जुर्म है, ये तो कोई भी करेगा तो उसको सजा होगी। लिहाजा वोट को इज्जत आपने देनी है, अवाम ने आपको वोट दे दिया, बाकी किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके वोट को इज्जत देता है। फिर उसके बाद उन्होंने आसम बाजवा पे भी तनकीद की और कहा कि जनाब उसके इतने कारोबार वो आसम बाजवा बहुत दफा अपनी सफाई पेश कर चुके हैं, उनका कारोबार से ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनके पास कोई शवाहद हैं तो ये क्यों नहीं अदालत में उनको लेके जाते। मियां नवाज शरीफ का केस भी तो इसी तरह गया था। पानामा केस का किसी हुकूमत ने तो कोई उसमें नोटिस नहीं लिया था। इमरान खान अकेला अदालत में चले गए और यह मुकदमा चला जहां मियां साहब जालसाजी करते हुए पकड़े गए। उन्होंने जारी कागजात जमा कराए, वो उस पर पकड़े गए, कोई अपनी मनी ट्रेल ना दी। तो ये वो चीज है जो कि ये भी कर सकते हैं। अगर बाजवा ने कोई ऐसी चीज की है, कोई जालसाजी की है या कोई भी उसने गलत पैसा बनाया है तो अदालत में जाके दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन हर वक्त ये कहना और करना सिर्फ और सिर्फ आप प्रोपेगेंडा अपनी चोरी छुपाने के लिए ये बातें करते हैं, वरना तो रास्ता खुला है। मियां नवाज शरीफ को भी तो इसी रास्ते सजा हुई थी, आप ही करवाएं बाजवा को। लेकिन उधर नहीं जाना आपने, क्योंकि ये तमाशा बनाना, प्रोपेगेंडा करना, ये मकसद है असल में, और आपका मकसद कोई नहीं। फिर आपने बात की अपने खामद सफदर की कि कितनी ज्यादती हुई, उसको कराची में गिरफ्तार किया गया और फिर वही बात उछाली गई कि जनाब पुलिस को दबाव में लाया गया और पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत की पुलिस थी, सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बासूरत इसकी एक तहकीक हो रही है, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन होना तो ये चाहिए कि आप ये गिला शिकवा करने की बजाय इस सारे किस्से में उस पर गौर करें कि जो हमारे कायद के मज़ार की बेहुरमती हुई वो उसका क्या मदावा है, उसको कैसे हल किया जाए, बजाय इसके कि आप उस हरकत पे शर्मिंदा हो, कौम से माफी मांगे, उल्टा आप दंदनाते नजर आते हैं, कौम के सर पे एहसान कर रहे हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार किया। भैया आपको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए? जब आप कानून तोड़ें तो फिर होना तो यही चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी है किसी भी मुल्क में तो वो ये तो नहीं देखते कि किसका खामद है या किसका भाई है, किसका बेटा है। वो तो फिर कानून टूटा तो कानून पे सजा होनी चाहिए। लेकिन आपका शिकवा बड़ा अजीबोगरीब है। अब इसमें यह सारा काम इसलिए किया जाता है कि आप चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत को लाके फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया जाए, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाए, अफवाज पाकिस्तान की बेतौकीरी की जाए। मुझे यकीन है कि जिस दिन इंक्वायरी सामने आएगी तो मामलात खुल जाएंगे। बहरहाल ये हमेशा रहा है, अफवाज पाकिस्तान का तुरा इम्तियाज यही है कि अगर उनके किसी ऑफिसर ने या किसी भी शख्स ने ज्यादती की हुई तो वो सजा होगी उसको। ये पहले भी होता रहा है। सिंध में यह वाकया हुआ था कि वहां पे भी डाकुओं को मारने के लिए अफवाज मौजूद थी, लेकिन डाकुओं को मारने के चक्कर में किसी और को, कुछ सिविलियन लोगों को मार दिया गया था। और उसमें बाद में पता चला कि कोई जमीन का झगड़ा था जिसकी बुनियाद पे ये लोग मारे गए। मेजर थे उसमें इन्वॉल्व, सूबेदार थे, हवालदार वगैरह थे, उन सबको सजाए मौत हुई। और उसमें जो सिविलियन साथ शामिल थे वो सारे बच बचा गए क्योंकि सिविल कोर्ट ने उनको सजाएं नहीं दी। जो आर्मी के लोग थे उनको आर्मी ने कोर्ट मार्शल किया, सजाए मौत हुई और वो फांसी लग भी गए। सो अफवाज पाकिस्तान ये काम करती है कि वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करती। अब मैं जल्दी से असल किस्से की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊं, क्योंकि यहां पे ये जो तकरीब थी जहां हल्फ लिया गया, वह हल्फनामा जो है वो बड़ा काबिल गौर है और वही मेरे लिए परेशानी का बायस भी है।
ये हुकूमत की भी एक गलती कि हुकूमत ने यहाँ के टाइगर फोर्स बनाई, हालांकि वो वॉलंटियर्स हैं, रजाकार हैं। उसको फोर्स का नाम ही नहीं देना चाहिए, उसको टाइगर रजाकार कहना चाहिए या कोई और नाम दे दें, लेकिन रजाकार हो। इन्होंने टाइगर फोर्स की तर्ज पे शेर जवान फोर्स बनाई, इसको शेर जवान मूवमेंट कहते हैं। इसका एक हल्फनामा दिया, लोगों से हल्फ लिया, और हल्फ में शिक नंबर 2, शिक नंबर 4, शिक नंबर 5 ये खास तौर पे काबिल तवज्जो है। शिक नंबर 2 में कहा गया है कि रियासती अदारों के साथ अगर टकराव हो तो आप पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी वक्त पे इस फोर्स के पास हथियार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने रियासती अदारों का मुकाबला करना है, पीछे नहीं हटना, तो फिर वो खाली लाठी डंडे से तो नहीं होता। रियासती अदारे तो उनके पास, अगर पुलिस के पास लाठी डंडा है तो पुलिस के पास राइफल भी है। लिहाजा इसमें यह शुबा नजर आता है कि कल को यह पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इनको हथियार दे दिए जाएं कहीं ना कहीं से लेके, और अगर इनकी हुकूमत आ जाए तो फिर तो मसला कोई नहीं, फिर तो सारे वेपन्स दिए जा सकते हैं। सो ये फोर्स जो है ये किसी स्टेज पे आके इन हजरात की जो आज हल्फ ले रहे हैं, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर मामलात मुल्क में नहीं चलते तो फिर ये इस मुल्क को अपने घर की जागीर समझते हुए अपने लोगों के अपने लोगों से हथियारों के साथ मुकाबला करवा सकते हैं, और रियासती अदारों को शिकस्त देने की कोशिश की जाएगी। उनको कहा गया कि आप रियासती अदारों का मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कतई नजर इसके कि इस सारे टकराव में इनके अपने भाई, बेटे वगैरह उनका जिक्र नहीं है, वो बाहर होंगे। मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इनके अपने जो वर्कर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि खुदारा अगर इतना ही ये मुकद्दस फरीजा होता तो सबसे पहले तो इनके अपने भाई और बेटे वगैरह वो शामिल होते इसमें। लेकिन ये आपको एक बहुत बहुत गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं। शिक नंबर 4 ये कहती है कि क़यादत के हर फैसले पर बगैर कोई सवाल किए मैं सर तस्लीम खम करूंगा। यह है लोगों के ज़मीर को खरीदने का हल्फ। अब जब आप हल्फ ले बैठें किसी से, उसको कसम दें कुरान पे या जैसे भी, तो इसका मतलब आपने उसका ज़मीर खरीद लिया। वो आपसे यह भी पूछने का रवादार नहीं कि मियाँ साहब आप मुल्क से बाहर बैठे हैं, यहां से जाली डॉक्यूमेंट्स अपने प्लेटलेट्स वगैरह की बना के तो आप बाहर निकल गए, तो हमें किस काम की सजा दे रहे हैं। लेकिन वो तो ज़मीर खरीदा गया, आप सवाल नहीं करेंगे। नतीजा ये कि यहां पे आपकी क़यादत जालसाजियां करे, जाली डॉक्यूमेंट्स जमा करे, पैसा बनाए, जो भी उसका दिल करता करे, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। आपका सिर्फ काम यह है कि क़यादत ने अगर आपको कहा है कि आप अपनी छतरौल करवाएं तो आपने करवानी है। सो यह आपके ज़मीर का है। शिक नंबर 5 वो और भी दिलचस्प है। इलाज की गर्ज से बाहर मुकीम क़यादत को अगर जबरदस्ती बाहर से वतन वापस लाया गया तो उसकी मुखालफत में अगर आपको जेल में भी जाना पड़ा तो आप जाएंगे। यह भी हल्फ का हिस्सा है। अब आप सोचिए कि आप लोगों को मुल्क के अंदर बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके वर्कर किस हद तक इस पे काम करते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या लीगी कारकुन शरीफ खानदान के जाती मुलाजम हैं? क्या लीगी कारकुनों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं? क्या लीगी कारकुनों की वफादारियां शरीफ खानदान के साथ मुल्क की वफादारियों से बढ़ चुकी हैं? मुल्क पीछे रह गया? अब इस सारे मामले में मेरी इल्तमास सिर्फ एक है, और वो है पाकिस्तान के अवाम से। हमें यह देखना है कि सोए हुए ज़मीर झंझोड़े कैसे जाते हैं, उन ज़मीर को जगाना कैसे है, और ये लोगों के अंदर एहसास पैदा करना है कि वो किसी के ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं। वो इस मुल्क के बासी हैं, वो इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। उनकी ज़ात के ऊपर सवाए इस वतन के और किसी का कोई हक नहीं है। क्यों?
कि बाकी सिर्फ खुदगर्जी है। अगर आपकी कीमत, टोटल कीमत, कुछ थोड़ी सी अयाशी, बिरयानी की प्लेटें या कोका कोला वगैरह ये है तो बहुत दुख की बात है। बल्कि इससे बढ़ के अगर कोई एमएनए और एमपीए है तो उसकी कीमत अगर पार्टी की टिकट या एक एमएनए की सीट है और वतन उससे पीछे है कि वो आज अपनी क्यादत को यह नहीं बता सकता कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो गलत है, आप अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं कर रहे, अगर ये भी वो बता नहीं सकता सिर्फ इसलिए कि उसको टिकट मिली है या वो आज पार्लियामेंट में बैठा है एक एमएनए की हैसियत से, तो मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ा जुल्म है, अपने वतन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये चीज और ये रवैया कतन काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के अवाम को मैं बार बार इसलिए अपील करता हूं कि बेजमीर लोगों से आप जमीर जगाने का काम कर तो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सबके जमीर जाग जाएं। लिहाजा आपने उठ के उन लोगों को झंझोड़ना है, उनसे आपने हिसाब लेना है जो लोग आज आपके वतन को बेतौकीर कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।